Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करे थे। आज हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है बेटा म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन जो फिनोमिनॉन है, जो इवेंट है, जो प्रॉपर्टी है, उसके करेस्पॉन्डिंग जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस। आज इस क्लास में हम लोग इसी दो टॉपिक को करेंगे और फिर इस पे बेस्ड सिंपल प्रॉब्लम्स करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास होगा उस पे हम नीट, मेंस और एडवांस्ड लेवल के प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। सो डिस्कस करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ये डेफिनेशन लिखा हुआ बेटा, व्हेन करंट इन अ कॉइल, यहां पे छूट गया, यहां रेड कलर से हमने लिख दिया, व्हेन करंट इन अ कॉइल चेंजेस विद टाइम, करंट इज इंड्यूस्ड इन अदर कॉइल केप्ट नियर फर्स्ट कॉइल। This phenomenon is known as mutual induction। यानी ये क्या कह रहा है, यहां पे दो कॉइल ले ले, एक कॉइल हम यहां पे ले ले और एक कॉइल इसके ठीक आगे हम रख रहे हैं, जिसको एक सेल से कनेक्ट कर रहे हैं। यहां पे एक स्विच है और इस कॉइल को हमने इस सेल से कनेक्ट कर दिया। इसको कॉइल ए नाम दे देते हैं या कॉइल 1 और इसको कॉइल 2। अब डिफिनीशन पे आते क्या करा, जैसे इस स्विच को अगर हम क्लोज करेंगे, हम यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस साइड से, राइट साइड से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस स्विच को क्लोज करेंगे तो यहां पे क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा। ये करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकला, यहां पे क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा। अच्छा, अब जब स्विच क्लोज नहीं था यानी t इक्वल टू 0 पे करंट क्या रहा होगा बेटा, I इक्वल टू 0, I इज इक्वल टू 0। लेकिन जब स्विच क्लोज कर देंगे तो उसके बाद किसी टाइम t पे देखें तो ऑन I का वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा, यानी I का वैल्यू इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा करंट इस कॉइल में इंक्रीज करेगा। अच्छा, ये क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है यानी ये साउथ पोल बनेगा। हम यहां से देख रहे हैं तो साउथ पोल बनेगा। साउथ पोल बनेगा यानी यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर कर रही होंगी। यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रही होंगी, इंटर कर रहे होंगे, और पीछे से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगा। वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां पे इससे कट होगा, इस वाले कॉइल से कट होगा, यानी यहां पे क्या होगा, इसमें इंटर करेगा। तो जब स्विच ओपन था तो यहां पे फ्लक्स 0 था, लेकिन जब हमने क्लोज किया तो यहां पे फ्लक्स क्या हो रहा, बढ़ रहा है। अच्छा, फ्लक्स यहां पे इंटर कर रहा है तो इनवर्ड फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। क्या हो रहा है भाई, इनवर्ड फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, और चूंकि ये क्लोज्ड लूप है इसलिए अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इसमें करंट फ्लो करेगा, और करंट का ऐसा डायरेक्शन होगा जो इस कॉज को अपोज करेगा। इस कॉज को अपोज करने का मतलब आउटवर्ड फ्लक्स होना चाहिए। आउटवर्ड फ्लक्स होने का मतलब नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल होने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट यहां पे फ्लो करेगा, यानी इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा। लेकिन ये मोमेंटरली करंट होगा बेटा, सर्टेन मोमेंट के लिए। ऐसा नहीं कि यहां पे तो करंट हमेशा फ्लो करता रहेगा, क्योंकि सेल उस करंट को स्टैब्लिश कर रहा है। सेल के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन ये वाला करंट किसके वजह से फ्लो कर रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से।
तो जब तक फ्लक्स चेंज होगा तब तक यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा। अब हम फिर से डेफिनेशन पे आते हैं और समझते हैं। व्हेन करंट इन अ कॉइल चेंजेस विद टाइम, यानी जब इस कॉइल में करंट, कॉइल 1 में करंट टाइम के साथ चेंज कर रहा है, जब ऑन कर रहे हैं, करंट इज इंड्यूस्ड इन अदर कॉइल केप्ट नियर फर्स्ट कॉइल। फर्स्ट कॉइल के नजदीक जो अदर कॉइल रखा है 2 बेटा, इसमें करंट इंड्यूस होगा। कब? जब यहां पे करंट चेंज करेगा। दिस फिनोमिनॉन इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। इसी फिनोमिनॉन को क्या कहते हैं बेटा? म्यूचुअल इंडक्शन। यानी ये जो दूसरा वाला कॉइल है इस करंट चेंज को अपोज कर रहा है, करंट चेंज को अपोज कर रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा वो कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पे क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, ये करंट इंक्रीज कर रहा है तो ये इसके करंट के इंक्रीज को अपोज कर रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। लेकिन अगर इसी को ओपन कर दें, इसी को हम क्या करें भाई, अब स्विच को काफी देर बाद ओपन करें। जब हम इसको ओपन करेंगे तो यहां करंट आई फ्लो कर रहा था और वो टाइम के साथ डिक्रीज करेगा और अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। करेक्ट? अच्छा, करंट डिक्रीज करेगा तो यहाँ पे जो फ्लक्स, तो यही वाला होगा, ये फ्लक्स डिक्रीज करने लगेगा। इस सेकेंड कॉइल में देखो, सेकेंड कॉइल में यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस होगा, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो सेम कॉइल में सेल्फ इंडक्टेंस होता है। दूसरे कॉइल की हम बात करें, दूसरे कॉइल में देखें तो फ्लक्स तो इनवर्ड है और पहले मैक्सिमम होगा, लेकिन जब ऑफ करेंगे तो ये फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा, 0 की तरफ जाएगा। जब करंट डिक्रीज करेगा तो ये भी डिक्रीज करेगा। अब इसको कैसे अपोज करें? तो अब क्या होगा, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ईएमएफ इंड्यूस होगा और वो इंड्यूस्ड करंट इस फ्लक्स को अपोज करेगा। इनवर्ड फ्लक्स घट रहा है, इसको कैसे अपोज किया जाए, यानी इनवर्ड फ्लक्स ही भेजा जाए। इनवर्ड फ्लक्स होगा यानी साउथ पोल यानी क्लॉकवाइज करंट। तो जब इस स्विच को ऑफ करेंगे तो उस केस में यहाँ पे क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब जो दूसरा कॉइल है उसमें करंट फर्स्ट कॉइल के करंट के डायरेक्शन में भी हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है, लेकिन दोनों केस में इस करंट के चेंज को अपोज करेगा। क्या भाई? दोनों केस में करंट के चेंज को अपोज करेगा। जब करंट बढ़ रहा था तो ये अपोजिट डायरेक्शन में था, यानी करंट को बढ़ने से रोक रहा था, और जब करंट घट रहा तो ये सेम डायरेक्शन में, यानी करंट को घटने नहीं दे रहा है। इसी फिनोमिनॉन को, दो कॉइल के इसी प्रॉपर्टी को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इस म्यूचुअल इंडक्शन को मेजर करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। और म्यूचुअल इंडक्टेंस एकदम वैसे ही डिफाइन किया जाता है बेटा जैसा डिफिनेशन में अभी सब देखोगे, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस में था। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे दो कॉइल है। तो कैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफाइन किया गया है? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स is defined as magnetic flux linked with one coil when current flowing in other coil is unit। यानी दो कॉइल हम ले लें, एक कॉइल ये ले लें और एक कॉइल ये ले लें, इस तरीके से रखा हुआ है। ये एक दूसरे पे ओवरलैप भी कर सकते हैं, सर्टेन एंगल पे भी हो सकते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कुछ हो सकता है, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये दो कॉइल रखे हुए हैं तो क्या करा, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा बेटा, इसको कॉइल नंबर 1 दे दे, इसको कॉइल नंबर 2 दे दे। तो करा किसी एक कॉइल में जब यूनिट करंट फ्लो कर रहा होगा तो दूसरे कॉइल में जितना फ्लक्स लिंक होगा वही इस दोनों कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस किसी एक कॉइल का नहीं होता बेटा, दोनों कॉइल का होता है।
यहां पे हमने फार्मूला दिखाया है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद 2, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद 2। इसका मतलब क्या, कॉइल 1 में कितना फ्लक्स लिंक हुआ जब कॉइल 2 में I2 करंट फ्लो कर रहा है। इसी रेशियो को हम क्या कहेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद 2। दूसरा, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विद 1, तो कॉइल 2 का फ्लक्स हम लेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विद 1, सो फ्लक्स इन कॉइल 2 डिवाइडेड बाय करंट इन कॉइल 1। बाय डेफिनेशन ये दोनों म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम होगा बेटा, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस किसी एक कॉइल का नहीं होता, दोनों कॉइल का होता है। तो करंट किसी एक कॉइल में फ्लो करा दो, फ्लक्स दूसरे का निकाल लो, वही दोनों कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। इसीलिए जनरली बुक में देखोगे यहाँ सबस्क्रिप्ट 1 2 लिखा ही नहीं होता, सिंपली कैपिटल M लिखा होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल इज इक्वल टू, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कॉइल में करंट फ्लो कराएं और किस कॉइल का फ्लक्स ले। तो यहां दोनों डिफिनीशन में दिख रहा है, अगर I2 करंट के लिए फ्लक्स 5-1 है बेटा, तो 1 एम्पियर के लिए करंट क्या होगा, 5-1/I2। और कॉइल 1 में करंट फ्लो करा रहे हैं, तो कॉइल 1 में करंट I1 है, तब कॉइल 2 में फ्लक्स 5-2 है, तो कॉइल 1 में 1 एम्पियर करंट होगा, तो कॉइल 2 में फ्लक्स क्या होगा भाई, 1 एम्पियर के लिए 5-2/I1। और यही बाय डेफिनेशन क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस। एक और डेफिनेशन म्यूचुअल इंडक्टेंस का हम दे सकते हैं, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस का 2 डेफिनेशन दिया था, वैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी 2 डेफिनेशन दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं बेटा, यहाँ पे दिखा रहे, फिर वो डेफिनेशन लिखाएंगे। According to Faraday's law, induced EMF is equal to minus d∅dt। करेक्ट है भाई। अब हम क्या करें, इंड्यूस्ड EMF ऑफ कॉइल 1, ये कॉइल 1 कॉइल 2 दोनों के लिए हम अलग अलग दिखा रहे हैं, तो इंड्यूस्ड EMF ऑफ कॉइल 1 इज इक्वल टू माइनस d∅1/dt। क्या हो गया, d∅1/dt, और ∅1 यहां से हम निकाले तो M12 इंटू I2, M12 इंटू I2। म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट होगा 2 कॉइल के लिए, तो ये बाहर आ गया, और फिर इसी को हम लिख सकते हैं M12 इक्वल टू माइनस E1/dI2/dt। इसी तरीके से कॉइल 2 के लिए हम लिख सकते हैं M21 इज इक्वल टू माइनस E2/dI1/dt, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद 2 या म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विद 1, वो दोनों सेम होगा बेटा, और इसीलिए सिंपली हम इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल्स इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स इंड्यूस्ड EMF इन सेकेंड कॉइल अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन फर्स्ट कॉइल। ऐसे हम लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हैं, सेकेंड म्यूचुअल सेल्फ इंड्यूस्ड EMF इन फर्स्ट कॉइल अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन सेकेंड कॉइल। अब डिफाइन कैसे करेंगे, इसी को लैंग्वेज में लिखना, कैसे लिखेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल्स, साथ साथ में इसको लिखते चलना बेटा, कॉइल्स is numerically equal to induced EMF in one coil when rate of change of current
rate of change of current in other coil is unit। यानी दो कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके बराबर होगा बेटा, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, यानी माइनस साइन हटा दे, इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एनी वन कॉइल when rate of change of current in other coil is unit। यानी 1 एम्पियर पर सेकेंड के रेट से अगर करंट चेंज कर रहे हो एक कॉइल में, तो दूसरे कॉइल का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वही दोनों कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट वही होगा बेटा जो सेल्फ इंडक्टेंस का होगा, क्योंकि दोनों फ्लक्स अपॉन करंट है। सेल्फ इंडक्टेंस भी फ्लक्स अपॉन करंट है। यह अलग का बात है कि सेल्फ इंडक्टेंस सेम कॉइल का फ्लक्स सेम कॉइल का करंट है। म्यूचुअल इंडक्टेंस एक कॉइल का फ्लक्स और दूसरे कॉइल का करंट है। तो रेशियो सेम फिजिकल क्वांटिटी का या इंड्यूस्ड ईएमएफ और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट वहां भी यही है, सेल्फ इंडक्टेंस में भी यही है, इसलिए दोनों का यूनिट सेम होगा हेनरी। और हेनरी को कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते बेटा 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वेबर पर एम्पियर या 1 वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। ये हो गया भाई हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब इसी म्यूचुअल इंडक्टेंस पे कुछ एक सिंपल प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे इसके एप्लीकेशन को समझने के लिए, और फिर ये क्लास ओवर हो जाएगा। तो क्या प्रॉब्लम है देते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सिंपल होंगे बेटा, इस क्लास में जस्ट एप्लीकेशन होगा। नेक्स्ट क्लास जो होगा वो फिर उसमें टफ प्रॉब्लम्स देंगे। अच्छा ओके, न्यूमेरिकल करने के पहले एक डेरिवेशन कर लेते हैं जो हम लोगों के सिलेबस में है और एनसीईआरटी में दिया हुआ, बोर्ड में भी आता है, और वो डेरिवेशन है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू coaxial overlapping solenoid। दो कोएक्सियल ओवरलैपिंग सोलेनॉइड है। इस कॉम्बिनेशन का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, इसके लिए फार्मूला डिराइव करना बेटा। तो यहां पे हम वो सोलेनॉइड दो दिखा रहे हैं। एक सोलेनॉइड हमने ये ले लिया, दोनों आइडियल सोलेनॉइड है। कॉइल नंबर 1, इसको हम कॉइल 1 कह रहे हैं, और दूसरा कॉइल हम ले रहे हैं बेटा इसी के एक्सिस के साथ, दूसरे का भी एक्सिस है, उसको दूसरे कलर से हम दिखा दे रहे हैं। ये हमारा दूसरा कॉइल है, कॉइल नंबर 2। अब इस कॉम्बिनेशन का हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है। कॉइल नंबर
1 जो है इसका लेंथ हम L1 ले रहे हैं। लेंथ क्या है भाई? L1। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ N1 और क्रॉस सेक्शनल एरिया A1। कैपिटल A1 लिखा बेटा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। कॉइल नंबर 2 यानी सोलेनॉइड 2। सोलेनॉइड 2 का लेंथ हम L ले रहे हैं। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ N2 और एरिया A2। कॉइल 1 का एरिया A ले रहे हैं बेटा, A1 न लेके AR ले रहा है। देखो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट 1 लगाया, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट 1 लगाया, यहाँ पे नहीं लगाया, उसका पर्टिकुलर रीजन है। अभी डेरिवेशन करेंगे तो आपको एक्सप्लेन करेंगे क्यों नहीं लगाया। यहाँ पे देखो N2 एरिया में हमने A2 लिखा, लेकिन यहाँ पे हमने केवल L लिखा है, L2 न लिख के। क्यों ऐसा किया है? उसका एक पर्टिकुलर रीजन है बेटा। वैसे इसको L2 लिख दो, इसको A1 लिख दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मेन फार्मूला होगा वहां पे एक फर्क पड़ेगा, इसलिए हम वैसे नहीं दे रहे हैं, क्योंकि फार्मूला जो मेन है वो जिस तरीके से हम लिखना चाहते हैं उसके लिए ये सिंबल जरूरी है। अब इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला कैसे जाए? तो डेफिनेशन बड़ा सिंपल है यार। डेफिनेशन क्या कर रहा है? म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू phi2 अपॉन I1। यानी किसी भी कॉइल को 2 कह सकते हैं, किसी कॉइल को 1 कह सकते हैं, और 1 वाले में करंट हम फ्लो करा दें, या phi1 अपॉन I2 भी कर सकते हैं। अब जैसा हमने शुरू में कहा था कि हम कर कुछ भी सकते हैं बेटा, दोनों केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम आएगा। लेकिन जब हमको ये निकालना है तो हम ऐसे कॉइल में करंट फ्लो कराएंगे कि दूसरे कॉइल का फ्लक्स निकल सके, दूसरे कॉइल में फ्लक्स कितना लिंक हो रहा है वो निकल सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कॉइल 1 में करंट फ्लो कराएंगे। रीजन इसका बड़ा सिंपल है। देखो कॉइल 1 में करंट हमने फ्लो कराया I1। अब सोलेनॉइड 2 का फ्लक्स हम निकालेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो जब इसमें हम करंट फ्लो कराएंगे बेटा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल 1 में होंगी, और कॉइल 1 में जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो सारे के सारे कॉइल 2 से भी पास कर रहे हैं। लेकिन जब कॉइल 2 को हम ले लेंगे, कॉइल 2 में करंट फ्लो करा देंगे, तब A का फ्लक्स निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कॉइल 2 का मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से भी पास कर रहा होगा, तो वो हमको अलग करना पड़ेगा, उस फ्लक्स को हटाना पड़ेगा। लेकिन इस केस में बड़ा सिंपल है, कॉइल 1 में भी फ्लक्स होगा, और जो कॉइल 1 में उसके बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं, यानी उसके बाहर कोई फ्लक्स नहीं होगा। इसका मतलब जो कॉइल 1 में मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी वही कॉइल 2 में होंगी, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो अब इसको लिखते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कोएक्सियल सोलेनॉइड इज इक्वल टू कॉइल 2 का हम फ्लक्स निकालेंगे, कॉइल 1 में करंट फ्लो करा दिया I1। अब कॉइल 2 का फ्लक्स निकाला कैसे जाए? तो फ्लक्स के लिए फार्मूला क्या है? AB cos थीटा, ये एक टर्न से, AB cos थीटा फ्लक्स क्या होगा? एक टर्न से। लेकिन यहां पे कितने टर्न होंगे कॉइल 2 में, सोलेनॉइड 2 में? तो N2 इंटू L, N2 इंटू L, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गए सोलेनॉइड 2 के, इंटू फ्लक्स पासिंग थ्रू 1 कॉइल, और फ्लक्स पासिंग थ्रू 1 टर्न हमको लेना है। तो अब देखो जो रेड कलर वाला कॉइल दिखा है उसका रेडियस ज्यादा है और कॉइल 2 का, और कॉइल 1 का रेडियस कम है। तो इसके 1 टर्न से कितना फ्लक्स पास करोगे? जो इसके 1 टर्न से पास करोगे, क्योंकि इस रीजन में तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, तो यही वाला फ्लक्स हमको निकालना है। और ये वाला फ्लक्स क्या होगा? इसके अंदर फील्ड इंटू ये वाला एरिया, ये वाला एरिया यानी जो सोलेनॉइड का एरिया कम है, यानी ये वाला एरिया लेंगे।
तो मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड 1 में होगा वो होगा म्यू नॉट N1 I1 इंटू एरिया A अपॉन I1। I1 कैंसिल आउट हो गया, I1 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया भाई, म्यू नॉट N1 N2 AL, ये हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल ओवरलैपिंग सोलेनॉइड। अब हम यहां पे दिखाते बेटा क्यों हमने A1 नहीं लिखा था। अगर इसको A1 लिखते और इसको L2 लिखते तो यहाँ पे A1 आता, यहाँ पे L2 आता, जबकि जनरली बुक में देखोगे तो ऐसा सबस्क्रिप्ट दिया नहीं होता है, उसमें A और L लिखा होता है। अब इस A और L को हमको समझना है क्या, तो A क्या होगा बेटा, A इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल, बल्कि इसको हम ओवरलैपिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया कहेंगे। दोनों का एरिया अगर हम कंसीडर करें तो ये एरिया ओवरलैप कर रहा बेटा, और ये लेंथ ओवरलैप कर रहा दोनों में। ऐसे भी हम कर सकते हैं स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया और L क्या है, स्मॉलर लेंथ। दोनों सोलेनॉइड में से जो लेंथ कम होगा वो वाला लेंथ लेंगे, और दोनों सोलेनॉइड में से जो एरिया कम होगा, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा, वो वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे। हाँ, लेकिन कंडीशन ये सोलेनॉइड ऐसे ही रखा होना चाहिए, ये नहीं कि ये वाला सोलेनॉइड बाहर कहीं रखा हुआ है, तब ये फार्मूला नहीं लगेगा बेटा। ये ओवरलैपिंग होना चाहिए, जैसे यहाँ पे ओवरलैपिंग दिखाया है। तो ए को हम लिखे हैं ओवरलैपिंग एरिया, क्या है भाई, ओवरलैपिंग एरिया। ओवरलैपिंग एरिया का मतलब क्या हो बेटा, दोनों में से जिसका कम एरिया है वो वाला लेंगे, और L क्या लेंगे, ओवरलैपिंग लेंथ, ओवरलैपिंग लेंथ। ये हो गया ओवरलैपिंग एरिया, और ये हो गया ओवरलैपिंग लेंथ। तो ये फार्मूला हो गया। कॉइल सोलेनॉइड के सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला क्या है, एक बार याद दिला बेटा। सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर AL। ये उसी सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसी सोलेनॉइड का लेंथ, और ये नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे N स्क्वायर है और यहाँ पे दो सोलेनॉइड है, तो नंबर ऑफ टर्न दोनों का अलग अलग हो सकता है, इसलिए N1 N2। तो इस तरीके से हम इस फार्मूले को याद रख सकते हैं। दोनों में सिमिलरिटी, यहाँ N स्क्वायर, यहाँ पे N1 N2, बाकी दोनों क्या है, सेम है। तो ये हो गया हमारा डेरिवेशन। अब आते हैं प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो प्रॉब्लम करते बेटा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये, दो क्वाल है, एक क्वाल ये है और दूसरा क्वाल यहां पे रखा हुआ। दोनों का एक्सिस कोइंसाइड कर रहा बेटा, क्वाल 1 क्वाल 2। प्रॉब्लम ये है, व्हेन I1 यानी करेंट फ्लोइंग इन कॉइल 1, व्हेन I1 यानी करेंट फ्लोइंग इज इन कॉइल 1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ कॉइल 2 इज इक्वल टू 100 वेबर। अब आगे लिखा है, इफ करेंट flowing in coil 2 is 5 ampere,
find flux linked with coil 1। कॉइल 1 में करंट 2 एम्पियर है तो कॉइल 2 में फ्लक्स 100 वेबर इसमें पास कर रहा। अब करा कि अगर कॉइल 2 में इसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो कॉइल 1 का फ्लक्स क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो पहला जो इंफॉर्मेशन दिया बेटा, यहां से हम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल ले। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू phi2 अपॉन I1। अच्छा, म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 1 अपॉन करंट फ्लोइंग इन 2, यानी ये क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो phi1 अपॉन I2 इज इक्वल टू phi2 अपॉन I1। अब वैल्यू पुट करें, phi1 हमको निकालना है, सो phi1 अपॉन I2, कितना कॉइल 2 में करंट है 5 एम्पियर, इज इक्वल टू phi2 दिया हुआ 100 अपॉन 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। इसको सॉल्व कर ले बेटा, तो phi1 इज इक्वल टू 250 वेबर। ये इस प्रॉब्लम का आंसर हो गया। अब आते हैं भाई हम सेकेंड प्रॉब्लम पे, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 अगेन 2 कॉइल हम ले रहे हैं। कॉइल नंबर 1, कॉइल नंबर 2। क्वेश्चन ये दिया हुआ बेटा, when I2 यानी करंट फ्लोइंग इन कॉइल 2 इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, when current flowing in coil 2 is equal to 2t square, E1 is equal to 400 volt at t is equal to 2 सेकेंड। यानी कॉइल 2 में जब करंट I2 फ्लो कर रहा है 2t स्क्वायर, तो कॉइल 1 में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है 400 वोल्ट, कब, एट t is equal to 2 सेकेंड। नाउ राइट डाउन फर्दर, इफ I1 is equal to t cube, क्या भाई, I1 is equal to t cube, find E2 at t is equal to 5 सेकेंड। ये हमारा प्रॉब्लम है। यहां पे t सेकेंड में, करंट एम्पियर में, यहां पे t सेकेंड में, t क्यूब, t सेकेंड में और करंट एम्पियर में। तो प्रॉब्लम ये करा कि कॉइल 2 में जब ये करंट फ्लो कर रहा है तो कॉइल 1 में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो 400 वोल्ट है, कब, एट t is equal to 2 सेकेंड। इस इंफॉर्मेशन से हम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल सकते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या बेटा, माइनस E1 अपॉन di2 बाई dt, di2 बाई dt, यही होगा ना म्यूचुअल इंडक्टेंस। M इज इक्वल टू माइनस E1 अपॉन di2 बाई dt। तो यहां से अगर हम निकालें या फिर दूसरे कॉइल के लिए देखें तो इसी के लिए दूसरे को हम ऐसे लिख सकते हैं, E2 अपॉन di1 बाई dt।
ऐसे लिख सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1। यहां से हम m निकाल लें बेटा, उस m को यहां पे पुट करके हम क्या करेंगे, E2 निकालेंगे। तो पहले हम यहां से निकालते हैं m के वैल्यू को। सो इज इक्वल टू di1/dt पहले निकालें, इसको ऐसे लिख ले बेटा, माइनस m इज इक्वल टू E1 अपॉन di2/dt। di2/dt कितना हो गया, 4t। ये कितना हो गया भाई, 4t। तो E1 इज इक्वल टू माइनस m इंटू 4t। अब E के वैल्यू को पुट करें 400, तो यहां पे 400 इज इक्वल टू माइनस, ये साइन हम छोड़ देंगे बेटा, क्योंकि जब डिफाइन भी किए थे तो हमने क्या कहा था, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू। ये साइन केवल फैराडेज लॉ की वजह से है, या लेंज लॉ का हम ले लें कि जो कॉज है वो मेन कॉज, जो जिस वजह से इंड्यूस करंट पैदा होता है उस कॉज को अपोज करता है, इसलिए माइनस साइन आ रहा है। तो अल्टीमेटली इस माइनस साइन को हम छोड़ देंगे। तो ये यहां पे आ गया, पुट कर दे 4 इंटू टी, कितना दिया हुआ है, 2 सेकेंड। सो 400 इज इक्वल टू माइनस 8m। अब देखो यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम मॉड ले लेंगे। वही हम शुरू में कह रहे थे। लास्ट में इसलिए हमने लिया बेटा, क्योंकि होता क्या, कभी कभी देखोगे ये प्लस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव आ जाता है। m इज इक्वल टू कितना आ गया, तो 8 से डिवाइड कर दे 50 हेनरी। इस वैल्यू को हम यहां पे लिख लेते बेटा, m इज इक्वल टू 50 हेनरी। अब इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब फिर से यही फार्मूला हम लगाएंगे, और ये किसके ऊपर लगाएंगे भाई, इस तरीके से लगाएंगे। यहां पे E2 लिख देंगे और यहां पे di1/dt। तो m तो हमारा 50 है, इज इक्वल टू मॉड हमने ले लिया, तो ये हो गया E2 अपॉन di1/dt, d/dt ऑफ I1, और I1 कितना दिया हुआ, t क्यूब। सो 50 इज इक्वल टू 50 इंटू dt क्यूब बाई dt, ये क्या हो गया 3t², और यही क्या हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू 150 इंटू t²। अब जिस टाइम पे निकाला उस टाइम को पुट कर देते हैं। तो किस टाइम पे निकाला बेटा, 5 सेकेंड पे, तो यहाँ पे 5 पुट कर देंगे। तो एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स, E2 इज इक्वल टू 150 इंटू 25। मल्टीप्लाई कर दिया भाई, 25 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे, यहां 0 हो जाएगा, और 25 5 जा 125 होगा, 125। तो ये 5 हमने ले लिया, 5 आ गया, 12 कैरी हो जाएगा आगे, और 25 1 जा 25, तो 25 प्लस 12 ये 7 3 37। तो 3750 वोल्ट ये E2 होगा 5 सेकेंड पे। ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। लास्ट एक और क्वेश्चन कर लेते बेटा, और वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3, दो क्वाइल है, क्वाइल 1 और क्वाइल 2। करंट फ्लोइंग इन क्वाइल 2, ये दिया बेटा, करंट फ्लोइंग इन क्वाइल 2 is given by 2
T. Current flowing in coil 2 is given by 2T. Find current flowing in coil 1 if its resistance is 0.5 ohm and mutual inductance of two coils is 5 हेनरी। ये हमको निकाला बे कॉइल 2 में जो करंट फ्लो कर रहा बेटा 2T है, जहां पे T सेकेंड पे है और I2 एम्पियर में। करके कॉइल 1 में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। फाइंड करंट फ्लोइंग इन कॉइल 1 इफ इट्स रेजिस्टेंस इज 0.5 ओम एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स इज 5 हेनरी। कैसे इसको करेंगे तो M इज इक्वल टू हम लिखेंगे माइनस I2 दिया हुआ है तो E1 अपॉन dI2 बाई dt ये हो गया। तो E1 इज इक्वल टू माइनस M dI2 बाई dt। So minus 5 d by dt of I2 कितना दिया बेटा 2T, तो ये आ गया माइनस 10 वोल्ट। ये आ गया सेकेंड कॉइल का इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब सेकेंड कॉइल में करंट कितना, फर्स्ट कॉइल में करंट कितना फ्लो कर रहा होगा तो I1 इज इक्वल टू E1 अपॉन रेजिस्टेंस। सो E1 इज माइनस 10 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 0.5। So this will be minus 20 एम्पियर। माइनस 20 एम्पियर करंट होगा बेटा। माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो कॉइल 1 में करंट होगा वो कॉइल 2 के करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। डायरेक्शन वैसे लेंगे लॉ से भी हम निकाल सकते हैं। माइनस साइन हमने यहां से इसीलिए कंसीडर यहाँ पे करना जरूरी है क्योंकि हमको यहाँ पे साइन मिलेगा। हम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है तब उस माइनस साइन को आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन जब सेल्फ इंडक्टेंस जब इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लो बेटा तो उस माइनस साइन को लेना जरूरी है। इस प्रॉब्लम में हमने कोई करंट का डायरेक्शन नहीं दिखाया है, तो ये साइन केवल ये इंडिकेट कर रहा बेटा कि जो I2 का डायरेक्शन होगा I1 का डायरेक्शन उसके अपोजिट होगा। यानी I2 अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो I1 क्लॉकवाइज होगा, I2 अगर क्लॉकवाइज है तो I1 एंटी क्लॉकवाइज होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये हमने शुरू में डेफिनेशन में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो अगर एक कॉइल में करंट बढ़ रहा है तो दूसरे कॉइल में जो करंट होगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और अगर एक कॉइल में करंट घट रहा है तो दूसरे कॉइल में इंड्यूस्ड करंट सेम डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे चूंकि करंट बढ़ रहा है इसलिए ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये हो गया बेटा आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास जब हम करेंगे ये सारे फार्मूले आप रिवाइज करके आइएगा, उसमें कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस होंगे, यानी नीट लेवल, मेंस लेवल और एडवांस्ड लेवल।
जो नए स्टूडेंट्स हैं बेटा हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी देख रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करिए इस चैनल को देखने के लिए। कमेंट जरूर करिए हमारे चैनल पे आपको ये क्लास कैसा लगा। सो डू टेक गुड केयर ऑफ योर स्टडीज एंड योर हेल्थ। सायनारा, गॉड स्पीड एंड बॉन वॉयज।